जी मेरा जो आज मौजू है हजारा में हिंदको अदब और माहौलियाती असरात। और साहिब सदर की इजाजत से माहौलियाती असरात और हमारी पाकिस्तानी ज़ुबानों के हवाले से ये सेमिनार लायक तहसीन और काबिल सिताइश है। मौजू के चुनाव में भी अहद हाजिर का अहम तरीन मौजू चुना गया। गो ये मौजू किसी भी अदब के साथ बरास्त मुतालिक नहीं होता, सिवाय उस सूरत में कि इस हवाले से मकालातों मज़ामीन या तंबीही अदब तख्लीक किया जाए और लोगों को माहौलियात की अहमियत और उसकी मुमकिन मुरतबा असरात के बारे में आगाही फराहम मकसूद हो। किसी भी अदबी तख्लीक पे माहौल की दो सूरतें सामने होती हैं। अव्वल वो माहौल जिसमें वो अदब पारा ज़हूर पा रहा हो, और दूसरा तख्लीकार का माहौल, तख्लीकार का तख्लीक करदा माहौल जो उस अदब पारे में मौजूद होगा। हर दो सूरतों में माहौल की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। माहौल और उस माहौल के खसाइस और उसाफ हर दो जगह पर दिखाई देंगे। हिंद को जबान को बरसगीर पाक व हिंद की कदीम और बड़ी जुबान होने का एजाज हासिल है। हिंद को जुबान हजारा डिवीजन के अलावा शहर पेशावर और कोहाट में भी बोली जाती है। हजारा में इस जुबान के बोलने वालों की तादाद बाकी तमाम इलाकों में बोले जाने वाले लोगों से कई हजार गुना ज्यादा है। हिंदको जुबान का तारुफ करवाते हुए प्रोफेसर बशीर अहमद सोज लिखते हैं, हिंदको को बरसगीर की कदीम तरीन जुबान होने का शर्फ हासिल है। खैबर से लेकर सिंध तक बोली और समझी जाने वाली इस जुबान की वसअत और मकबूलियत को किस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ अदवार में इसको कई नाम दिए गए और मुख्तलिफ इलाकों में दूसरी जुबानों की इख्तलात और मिलाप की वजह से इसके लहजे में भी मामूली मामूली तब्दीलियां रुनुमा होती रही और कई लफ्ज इस जुबान में दाखिल होते रहे। कभी ये हिंद को कहलाई तो कभी इसको सिंध को कहलाया का नाम दिया गया। कहीं इसने पटवारी का नाम पाया तो कहीं गोजरी के नाम से जानी गई। कभी ये हिंदको और कभी अंधको के रूप में जलवागर हुई तो कहीं ये पहाड़ी, लाहौरी, गुजराती, जेहलमी और सराइकी कहलाई। अलगर्ज बर सगीर की वसतों में मुख्तलिफ जमानों में हिंद को अपना रूप स्वरूप बदलती लोगों के इजहार का जरिया बनती रही। बाज़ माहिरीन लिसानियात के मुताबिक ये जुबान उतनी ही पुरानी है जितना कि लफ्ज हिंद। जैसे कि मालूम हकीकत है कि अदब जिंदगी का अक्स होता है। माहौल और माशरत के मुरक्के अदब की तमाम असनाफ में मौजूद और महफूज होते हैं। अदब के चंद बड़े वज़ाइफ में से एक वजीफा ये भी है कि वो अपनी सिन्फ और कलमकार के माहौल से भी कारी को रूशनास करे। कहानी, अफसाना, नावल या शेरी असनाफ में माया, चरबैता, गीत, गजल, नज्म में वो अपने अहद, सकाफत, माशरत और बिलखुसूस माहौल का नुमाइंदा होता है। दीगर पाकिस्तानी जुबानों की तरह हिंदको जुबान में भी कलमकारों ने अदब के असल फरीजे को नुकसान पहुंचाए बगैर आला अदबी इकदार और खसाइस को बातमाम परवान चढ़ाया। ये अमर भी लायक के एतना है कि अदब जो प्रोपेगंडे और जहन शोई का मुअस्सर वसीला है, वहीं इसका एक फरीजा ये भी है कि ये तहजीब अखलाक भी करता है। लेकिन ये दोनों काम अदब के हकीकी वजीफे नहीं। अदब का असल मकसद और असल फरीजा हजमदोजी, लुत्फ और एंटरटेनमेंट है। अगर कोई अदब इस बुनियादी असासी खसूसियत से महरूम है तो फिर उसको अदब की मुत्तफिका अलैह तारीफ से दूर होना पड़ेगा। यहाँ ये बात भी निहायत अहम है कि फिर अदब क्या सिर्फ हजमदोजी को ही पेश नजर रखकर तख्लीक किया जाएगा? इससे जिस वजीफे का तकाजा महज़ब मुआशरे कर रही हैं और बड़े बड़े मशरकी और मगरबी नाकिदीन जिस ख्याल के हामी रहे हैं, क्या उनको यकसर छोड़ दिया जाएगा? मैं मैथ्यू आर्नल्ड का यहाँ कॉल दूंगा कि मैथ्यू आर्नल्ड का मानना है अदब को इंसान के अखलाक की तहजीब करना होगी और सनती इनकलाब से पैदा होने वाली मादियत से इंसान को रूहानी नुकसान से बचाना होगा। वो लिखते हैं, हमें बेहतरीन शायरी ही दरकार है। बेहतरीन शायरी में तामीर करने, हौसले के साथ जिंदा रहने और मसरूर करने की कैसी कुव्वत होती है जो किसी और चीज में नहीं। माहौलियाती असरात की हिंद को अदब में तलाश के लिए मेरी ये तमहीद जरूरी थी। अदब को अगर हम माहौलियाती असरात के हवाले से तख्लीक को तश्कील दें तो कल कला किसी मसले या इंसानी जिंदगी के किसी चैलेंज को लेकर हमें उसके मुतालिक भी अदब तख्लीक करना पड़ेगा और यूं ये पाक और साफ अलोई सिर्फ काम एक इंडस्ट्री बन जाएगा। अदब एक तबलीगी और जहन अशोई का आला बनकर सामने आएगा और इंसानी तख्लीक और तखय्युल, फिक्र और इजहार मादूम हो जाएगा। हजारा में हिंद को अदब के सरसरी मुताले से भी हम बहसीत नाकिद और मुहक्किक देखते हैं कि हजारा की धरती का कश्मीरी हुस्न हर शेरी और नस्ली तख्लीक में जलवागर दिखाई देता है। हजारा जो कि एक पहाड़ी इलाका है जहाँ जंगलात, पहाड़, चश्मे, खाइयां, दर्रे, आबशारें, झीलें, दरिया
वादियां, खेत, सब चरागाहें हैं। हजरत इंसान की फितरत शनास निगाहों की तस्कीन का सामान फराम करती हैं। यहाँ अदबा ने उर्दू और हिंदी जुबान और अदब के हर सिन्फ में जब जब भी कलम उठाया तो अपने इर्द गिर्द के फितरी हुस्न को तशबीहात, इस्तिहारात, कनायों, मजाज मुरसल और मंजर निगारी में यूं बरता कि कारी बिना देखे इस माहौल और इस माहौल की रंगारंगी का दिलदादा हो जाएगा। शायर और अदीब दोनों अपने यहाँ हजारा की हरियाली, सब्जा, मौसम, पानी की फरावानी, बादलों की आसमान पर चोलों, पहाड़ों की बुलंद बाग चोटियों और गारों को अपना मौजू भी बनाया और उनको दस्तावेज भी कर लिया। यहाँ एक बुनियादी नुक्ता लाए के लिहाज है। ऐसा करने में तख्लीकार ने अपने अदब पारे की अदबियत और लताफत को बढ़ाया है, न कि नुकसान पहुंचा है। आइए हिंद को अदब में दिखाई देने वाले चंद माहौलियाती असरात देखते हैं। सबसे पहले हजारे के वली कामिल जनाब साईं गुलाम दीन हजारवी अलैह रहमत की किताब सौदागर इस बाजार दा मुअल्लिफ हैदर जमान हैदर से एक चार बातें की कली पेश करता हूं, जिससे आपको मालूम होगा कैसे शोरा अपने माहौल को अदब का हिस्सा बनाते हैं। कश्मीर मुल्क नूरानी, कश्मीर मुल्क नूरानी, उथे अल्लाह दी मेहरबानी, मैं आप डिठी चश्मानी, रहंदे रंगो रंग ओलिया, नजर मारा में चुफेरी, कुल सिफ्त अल्लाह तेरी। कश्मीर मुल्क गुलजार, उथे मेवे शीरीदार, पैदा कीते रब्बे गफार, उथे रंगो रंग दे मेवे, बड़ी जनता दी निशानी, कश्मीर मुल्क नूरानी। मलिक अब्दुल गफूर का एक चरबैते का एक कली देखिए, देख के फुल्लां दा बगीचा होया दिलबू बेकरारा, देख के फुल्लां दा बगीचा होया दिलबू बेकरारा, इत्थे फुल ने रंग बरंगी ए भरिया होया सारा, सोहनी रुत बहार दी खिली, सोहनी रुत बहार दी खिली, डिठा अजीब नजारा, एक फुलां दी शहजादी नाल में प्यार दियां पींगा पा रहा, तदबीर नहीं चलती कोई जे दिल जुल्फां बेफसा रहा। प्रोफेसर या खालिद का एक शेर देखते चलिए, चीड़े तोते ते आन के टंगे दरेका नाल, चीड़े तोते ते आन के टंगे दरेका नाल, अंदरों सड़ गईयां माइये दे सेका नाल। एक बोली देखे इम्तियाजुल हक इम्तियाज की है, तेरा कद जिंजू सरुए दा बूटा, तेरा कद जिंजू सरुए दा बूटा, नाल फुल फल लगदे। अहमद हुसैन मुजाहिद का एक शेर देखिए तवज्जो के साथ, तू हसीए ते कणका पकियां, तू हसीए ते कणका पकियां, सारी बस्ती खसारे बिचों निकली। अहमद रियाज का एक शेर देखिए जी, कहते हैं कि सारे मंजर बदल गए, सारे मंजर बदल गए, ना हो पटन ना हो राड़ा। अख्तर जमान अख्तर का आखिरी शेर, वो दूर दूर किसी बूटे तले दिसी लो, दूर किसी बूटे तले दिसी लो, फिर मिठे अतरा दी आई खुशबू। ये वो असरात हैं जिनसे शोरा ने इक्तिसाब फैज किया और अपने मुआशरे और कारी को उन कुदरती और फितरी मनाजिर और मज़ाहिर की झलक इस अंदाज में दिखाई कि खुदा न खास्ता खाकम बदहन ये जमीन और इसके ये मौसमी असरात किसी भी अनहोनी या नगानी के सबब 100 साल बाद मौजूद न रहे, तो उस दौर का कारी इस अहद के मनाजिर और मज़ाहिर फितरत को देख और सोच सकेगा। सानियन ये भी है कि आज का कारी भी इन मनाजिर की तहसीन के साथ साथ ये फिक्र भी करता है कि ये किस कदर कीमती और नादिर तजर्बात और मुशाहिदात हैं जिनको शायर ने अपने दोपारे में खालिस्तन अदबी तख्लीक में शामिल किया। ख्याल की नजाकत, फितरी हुस्न, मौसम की चाशनी ने मिलकर अशार को एक अलग शीरीनी और तासीर से हमकिनार किया। यहाँ कुछ मिसालें नस्र से भी पेश करना चाहूंगा, जिसमें तख्लीकार ने माहौलियाती असरात से मुतासर होकर मुरक्का निगारी की। माजिद शाह का एक अफसाना है, रशां दी नीलियां डोगियां टेरियां कसियां चीणा चनारा अलूचे ते खुरमानियां, तूत से वो कूड़ा दे आसमाना नाल गला कर दे बूटे। मुख्तसर कर रहा हूँ जी। प्रोफेसर नासिर दाऊद मलिक सब सुन भी रहे होंगे, उनका एक अफसाने का हिस्सा है, कदम कदम ते नवा ही नजारा या, बर्फा नाल लदे फदे आसमाना नाल गला कर दे टाके, सब्जे नाल भरे दियां वादियां, नीले खूद पानी, टाकियां नाल उमदे चश्मे, ठंडियां साफ हवावां, कालियां रट्ठा नाल गला कर दियां टाकियां दियां चोटियां। ये समझो जी जनता दियां सारियां खूबियां इन टाकियां दी वादियां विच आ बसियां। फौजिया बशीर अलवी का एक जुमला सुनते चले, अज फजरी सूरज दी किरणा 400 फैल गईयां, परिंदियां दी आवाजां ते फुल्लां दी खुशबूआं चुफेरी फैली गईयां, हर पर दूर किसी जाई कोयल दी कूक ते कुगियां दी गीतां दी आपड़ी चासांदी। हिंद को अदब में मौसमी असरात के हवाले से जो बैन अवी सतह पर आलूदगी की मुहिम चल रही है, इसका वाज़ेह असर यूं दिखाई देता है, हर तख्लीकार अपनी कारी को एक साफ सुथरे माहौल की तस्वीर दिखाता है, जो यकीनन उस अदपारे की कहानी, ख्याल और बढ़ोतरी का हिस्सा है।
بین الاقوامی بیانیے کو مضبوط کرتی ہے۔ میں اس دنیا میں بسنے والے افراد کو صاف اور خاص علاقے کی مثبت موسمی اثرات کے فیوز سے آگاہی مل سکتی ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ سب جس کو نواخانی احتجاج یا پیغام کہہ سکتے ہیں، یہ ادبپاروں میں زیرین سطح پہ دکھائی دیں گے۔ ادبپارہ اصل میں اپنی ادبیت کا ہی دعوے دار ہوگا۔ ایک تخلیق کار اپنے تجربے، عمیق مشاہدے، اپنی فطانت کے طفیل، اس ذہن سازی اور حسن و قبا کو اپنے ادبپارے کا حصہ ایسی مہارت سے بناتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک افسانہ یا کوئی منظوم تخلیق ایک صافتی خبر بن کر رہ جائے، یا ایک شعر یا کسی ناول کا کوئی جملہ ادب کے مقام سے گر کر ایک نعرہ بن جائے۔ غرض کوئی ادیب ہو، شاعر ہو، اپنے مشاہدے اور تجربے کو خالصتاً تخلیقی تجربہ جانتے اور مانتے ہوئے موضوعیت کو نہایت فنی چابک دستی اور مہارت کے ساتھ صفحے پر منتقل کرنے کی صحیح کرتا ہے۔ تخلیق کار ہندکو والا ہو یا کسی بھی اور زبان والا، نہ صرف فنی تقاضوں کا لحاظ رکھتا ہے بلکہ وہ اس خاص سن کی روایت کے ساتھ ساتھ اساتذہ فن کی تقلید اور پیروی کو بھی لازم جانتا ہے۔ اس ادبی کلاسیکیت کا امین بھی ہوتا ہے جس کی تخلیق کے لیے کسی بھی تنظیم، مسلک، نظریے کے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنتا، لیکن اعلیٰ معاشرتی شرافتوں کا فروغ اور ابلاغ اور اپنی مٹی اور قوم کو عزیز تر رکھتے ہوئے ادب کو تخلیق کرنا ہوتا ہے۔ ہزارے کے ہندکو لکھاریوں نے ایسا ہی کیا ہے اور ہر لحاظ سے معیاری ادب تخلیق کیا ہے جس میں ماحولیاتی اثرات شامل ہیں جو ان کے عصری شعور کی پختگی، بین الاقوامی رجحانات اور میلانات اور تحاریک سے کلی واقفیت کا ثبوت ہیں۔ 14 اس میں نے ریفرنسز دی ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا میں نے مختصر بھی کیا ہے۔ سماعتوں کا بہت شکریہ، اور کوئی تلفظ کی غلطی آپ کی سماعتوں پہ گراں گزری ہو تو معذرت۔ السلام علیکم۔